इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, दो तीन बातें करना चाहूँगा कि आज की जितनी भी बात है वो सब आपके लिए प्रपोज़ल के तौर पर है। मतलब मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगा कि जिसके बारे में मैं कन्विंस करना चाहूँ कि भाई नहीं, ये ज़रूर होनी चाहिए, ये ज़रूर माननी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी बात करूँगा वो मैं कोशिश करूँगा कि वो यूनिवर्सल हो, वो किसी ख़ास रीजन के साथ कि ये तो हिंदुस्तान की बात है, ये सिर्फ एशिया की बात है। तो यूनिवर्सल मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सब पर लागू होती है। क्योंकि CSR की इंस्टीट्यूट में हूँ और वैसे भी जहाँ कहीं भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ बात करनी हो, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूट भी हो, तो वो बात रैशनल होनी चाहिए, जिसको डिस्कस किया जा सकता है, जिसके बारे में आपस में डिस्कशन हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो किसी भी तरीके की, मतलब कई बार जब वैल्यूज़ शब्द आता है तो लगता है कि शायद कोई प्रीचिंग की बात हो रही है, तो किसी भी तरीके की वो उपदेश वाली बात नहीं है। और जिस एज ग्रुप के साथ बात हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही है, तो इस एज में प्री PhD कोर्स में आदेश की बात भी नहीं हो सकती है, तो डूज़ एंड डोंट्स भी नहीं है और शुड नॉट भी नहीं है। तो रैशनल बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक चीज़ जो अभी मैंने देखा था कि उन्होंने पोस्टर में लिखा था कि साइंटिफिक लेक्चर, तो साइंटिफिक लेक्चर किसको कहते हैं तो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे कि भी जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, जो वेरीफाइएबल है, तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइएबल शायद नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंशली वेरीफाइएबल है कि अगर उसको हम अपने अंदर यूज़ करते हैं तो हमें जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। और आखिरी बात है कि जो भी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो वो it leads to harmony at all levels. It leads to harmony within ourselves. It leads to harmony in family. It leads to harmony in society, at our workplace. And it leads to harmony with nature, with existence. तो इस तरीके के इश्यूज़ थोड़ा टाइम आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आपस में डिस्कशन हो सकती है। तो जिस तरीके के टाइम फ्रेम है, मुझे पता नहीं कितना अलाउड है, लेकिन जो बात हुई पवन जी से कि 41 मिनट बात रखूँगा मैं अपनी, और फिर हम लोग 20-25 मिनट 30 मिनट जितना आप अलाउ करेंगे तो उतना फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? हम सब लोगों की एस्पायरेशन क्या है? क्योंकि हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एस्पायरेशन है, ये हम सब खुद अपने आप देख सकते हैं। एक और बात मैं इसी के साथ ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी प्रपोज़ल है उसको आपने अपने अंदर एक्सप्लोर करना है कि इसको आप खुद देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। किसी किताब से रेफ़र नहीं करना है कि भाई ये फ़लाँ किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। किसी बड़े महापुरुष से नहीं रेफ़र करना है कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था, ये ईसा मसीह ने कहा था, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। तो ऐसा नहीं, मुझे क्या लगता है, या ये भी नहीं कि भाई ये तो मेरे पेरेंट्स ने बताया था, ये मेरे टीचर ने बताया था। तो ऐसा नहीं, सीधा सीधा कि मुझे क्या लगता है। तो एट द इंडिविजुअल लेवल हम सब देख सकते हैं कि हमारे अंदर एक एस्पायरेशन है, वो हैप्पीनेस की एस्पायरेशन है। कि हम में से किसी से भी पूछेंगे कि क्या तुम दुखी होना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर अपनी क्लासरूम में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में किसी से भी पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, आई विश टू बी हैप्पी। और सिर्फ विश टू बी हैप्पी नहीं, आई विश टू बी हैप्पी ऑलवेज। ये सिर्फ फिल्मों का डायलॉग है कि कभी खुशी कभी गम। तो कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि भाई कभी खुशी होनी चाहिए कभी गम होना चाहिए।
तो हर कोई कहता है कि खुशी ही होनी चाहिए और हर समय खुशी होनी चाहिए। और दूसरी एस्पायरेशन ये भी हम अपने अंदर देख सकते हैं कि हम सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी हम सब लोग को इंग्लिश में पता है कि समृद्धि। समृद्धि का मतलब है कि जितनी मेरी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए। प्रॉस्पेरस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर होगा तो वो प्रॉस्पेरस होगा। जिसको और चाहिए वो प्रॉस्पेरस नहीं कहलाया सकता। प्रॉस्पेरस वही होता है कि जिसको और नहीं चाहिए। हाँ भाई, नाउ आई हैव मोर देन इनफ, नॉट ओनली मोर देन इनफ बट आई हैव समथिंग टू शेयर विद अदर्स आल्सो, कि मैं दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। प्रॉस्पेरस आदमी शेयर करता है, रिच आदमी जरूरी नहीं है कि शेयर करे या ना करे, ठीक है। और ये भी कंटिन्यूअस चाहिए कि कभी कभी चाहिए प्रॉस्पेरिटी। तो आप में से ऐसे हैं कि जो प्रॉस्पेरस नहीं होना चाहते हैं, तो हम सब होना चाहते हैं। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने अंदर कि ये एस्पायरेशन हम सब के अंदर है। और अगर है तो हम एज ह्यूमन बीइंग बिहेव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम हर टाइम या तो डर में रहेंगे और या फिर मांगने में रहेंगे या कहीं छीनने में रहेंगे। सो एज एन ह्यूमन बीइंग बिहेव करने के लिए हमारा खुश होना ज़रूरी है और हमारा प्रॉस्पेरस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है तो हमारा कंडक्ट इनह्यूमन हो जाता है। और कलेक्टिवली हम सब लोग चाहते हैं कि एज ह्यूमन सोसाइटी हम रहें, एक मानवीय समाज रहें, आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ने झगड़ने वाले ना रहें, इंसानों की तरह से रह सकें। ये एस्पायरेशन हमारे अंदर है। और इस कारण से किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट का विजन स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, खास करके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, और CSIR एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर भी जो PhD स्टूडेंट्स हैं, प्री PhD कोर्स करने वाले हैं या कर चुके हैं, इन जनरल सारी इंस्टीट्यूशंस के विजन स्टेटमेंट में ऐसे ही शब्द होते हैं, टू एमर्ज एज ए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसिंग स्किल्ड ग्रेजुएट्स विद ऑल दैट विल बेस्ट सर्व द वर्ल्ड एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। इसी तरीके की बातें, इसी तरीके के वर्ड्स थोड़ा आगे पीछे करके, ये क्योंकि हम सब लोगों की एक कलेक्टिव विजन भी है, कलेक्टिव एस्पायरेशन भी है। अब अगर देखें कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या, दिस इज एस्पायरेशन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भी यही एस्पायरेशन है कि उनकी कुछ और है? अमेरिका में भी यही है, भारत में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है। और दिखाई क्या दे रहा है? हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की जगह पर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, और उसकी वजह से इनह्यूमन कंडक्ट और कलेक्टिव रेवेलरीज इन रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप चाहे फैमिली में हो, चाहे ब्रदर्स में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, और चाहे वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में हो, ये रेवेलरीज इन रिलेशनशिप हर लेवल पर, हर जगह पर दिखाई दे रही है। इनह्यूमन कंडक्ट और नेचर के साथ भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और आप लोग तो बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो क्या कुछ उस लेवल पर भी हो रहा है, ये सब भी आप लोग देख रहे हैं नेचर के साथ। अब इस सिचुएशन से में जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल है वो एजुकेशन का है, कि इसका सॉल्यूशन और प्रॉब्लम ये दोनों एजुकेशन के लेवल पर दिखाई देते हैं। कि अपनी एस्पायरेशंस को रियलाइज करने के लिए और जो कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ एजुकेशन में होगी तो आगे हो पाएगी। अगर एजुकेशन में मिस हो गई तो आगे नहीं हो पाएगी।
मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि 1982 में यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स की तरह से जब मैं प्री पीएचडी कोर्स कर रहा था आईआईटी दिल्ली में, तो तब मुझे एक कोर्स पढ़ने को मिला था। प्रोफेसर पीएस सत्संगी थे वहाँ पर, उन्होंने वो तो खैर मेरे पीएचडी गाइड थे, प्रोफेसर आर गौड़ थे जिन्होंने ये कोर्स वहाँ पर ऑफ़र किया था, साइंस एंड ह्यूमनिज़म। और उस कोर्स को करने के बाद ध्यान में आया कि जो कुछ बीटेक में पढ़ा है उससे ज़्यादा अभी और पढ़ना बाकी है। तो उस चीज़ को आगे लाइफ में जब लेकर के चले तो ज़िंदगी का मज़ा थोड़ा सा अलग रहा, और उसी को ही आगे शेयर करने के लिए ये जो एफर्ट की चल रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ध्यान में आया कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा जो कंडक्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में हमको अपनी विज़न क्या दिखाई देती है। क्योंकि जैसी विज़न होती है, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, विज़न का मतलब ये है कि व्हाट इज़ आवर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया क्या है। दुनिया क्या है मतलब इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स आल्सो, हम भी दुनिया के ही हिस्से हैं कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है। और ये चीज़ ये जो परसेप्शन बनी है, या तो मैंने खुद रियलाइज़ किया है इसको, या मैंने खुद देखा है, या फिर मेरी कुछ एजम्पशंस हैं, मुझे बताया गया है, मुझे पेरेंट्स ने बताया है, फैमिली में बताया है, मुझे स्कूल में बताया है, मुझे कॉलेज में बताया है। उस पर डिपेंड करता है कि हमारी वर्ल्ड विज़न क्या है, और उस वर्ल्ड विज़न के हिसाब से ये तय होता है कि मेरे लिए वैल्यूएबल क्या है और मेरे लिए सुपरफिशियल क्या है। तो विज़न के हिसाब से हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। वैल्यूज़ आर व्हाट आर वैल्यूज़, दैट मीन्स व्हाट इज़ रियली मीनिंगफुल टू फॉर अस, हमारे लिए मीनिंगफुल है क्या, और उसके हिसाब से फिर हमारा एफर्ट होता है, हमारा कंडक्ट होता है। और ये चीज़ ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका वर्ल्ड विज़न और वैल्यूज़ ये क्या हैं, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ नेचर है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, सॉइल, वाटर, इन सब का कंडक्ट डेफिनेट है, प्री डिटरमिन्ड है। जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वैसा मटेरियल एलिमेंट्स जो हैं वो बिहेव करेंगे। सोना सोने की तरह से करेगा, चांदी चांदी की तरह से, लोहा लोहे की तरह से, क्योंकि जैसा उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वैसा ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जितना प्लांट किंगडम है, सब प्रकार के प्लांट्स का बिहेवियर उनके सीड पर डिपेंड करता है, और सब प्रकार के एनिमल्स का बिहेवियर उनके ब्रीड पर निर्भर करता है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट, वहाँ चॉइस है। वो डिपेंड करता है कि हमारा विज़न क्या है और हमारी वैल्यूज़ उसके हिसाब से क्या हैं, क्योंकि वैल्यूज़ विज़न के हिसाब से होती हैं, और जैसी वैल्यूज़ होती हैं वैसा हमारा कंडक्ट होता है। इस कारण से यहाँ पर उस चॉइस की वजह से हमको दुनिया में ह्यूमन कंडक्ट भी दिखाई देता है, इनह्यूमन कंडक्ट भी दिखाई देता है। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा इनह्यूमन कंडक्ट है, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि हमारा जो विज़न है, वर्ल्ड विज़न, वो ह्यूमन हो, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ हों। अगर ये नहीं होता है एजुकेशन में, होना तो चाहिए फैमिली लेवल पर, स्कूल जाने से पहले। these right vision and right values are to be provided by parents. वहाँ नहीं हुआ तो स्कूल एजुकेशन में हो जाए, स्कूल एजुकेशन में नहीं हुआ तो हायर एजुकेशन में हो जाए। हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का अपना बैकग्राउंड है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर वहाँ भी नहीं हुआ यूजी पीजी में, तो कम से कम प्री पीएचडी कोर्स में हो जाए, क्योंकि ये तो फाइनल स्टेज है, फिनिश प्रोडक्ट उसके बाद मार्केट में जाने वाला है। तो अगर इस फिनिश प्रोडक्ट में भी नहीं हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है।
अगर अपने को ह्यूमन सोसाइटी चाहिए तो हमें ह्यूमन कंडक्ट चाहिए। ह्यूमन कंडक्ट नहीं होगा तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। और वो डेफिनेट कंडक्ट के लिए वी नीड स्किल्स फॉर लिविंग विद ह्यूमन कंडक्ट। फिर ऐसी स्किल्स चाहिए जो ह्यूमन कंडक्ट के लिए ज़रूरी हैं, मानवीय व्यवहार के लिए, मानवीय आचरण के लिए जो आवश्यक हैं। और वैसी स्किल्स, वो कौन सी स्किल्स होंगी, वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे लिए मीनिंगफुल क्या है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी विज़न क्या है, और विज़न इस पर डिपेंड करेगी कि हमारी एजुकेशन क्या है। हमारी एजुकेशन हमारी फैमिली में क्या है, हमारे स्कूल में क्या है, हमारे कॉलेज में क्या है, यूनिवर्सिटी में क्या है, और फाइनली प्री पीएचडी कोर्स में क्या है। और हो क्या रहा है, प्रेजेंट स्टेट क्या है। चारों तरफ प्रेजेंट सोसाइटी में कैसी अचीवमेंट्स, कैसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। हमारा कंडक्ट डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, हमारा कंडक्ट ह्यूमन कंडक्ट है या इनह्यूमन कंडक्ट है। आपस में ही शिकायतें हो जाती हैं। बच्चों को पेरेंट्स से शिकायत है, पेरेंट्स को बच्चों की शिकायत है। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आजकल के बच्चे सुबह जागते नहीं हैं। अभी हम आते आते वॉक कर रहे थे तो बच्चों के बारे में, बच्चे जागते नहीं हैं सुबह जल्दी, बच्चे ये नहीं करते हैं, बच्चे वो नहीं करते हैं। क्लास में टीचर को स्टूडेंट से शिकायत है, स्टूडेंट्स को टीचर से शिकायत है। यही वर्क प्लेस पे हो रहा है, यही मार्केट में हो रहा है, यही वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में हो रहा है। और स्किल्स फॉर लिविंग विद ह्यूमन कंडक्ट, तो स्किल्स ना नेचर फ्रेंडली स्किल्स हैं ना पीपल फ्रेंडली स्किल्स हैं। कैसे दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका कारण क्या है कि वैल्यूज़ ना होकर के टेंडेंसीज हैं। डोमिनेट करने की टेंडेंसी है, दूसरे से छीनने की टेंडेंसी है। उसका कारण क्या है कि वर्ल्ड व्यू रियलाइज नहीं किया, एजम्पशंस हैं। और एजम्पशंस कैसी हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सब दौड़ भाग है, सब लड़ाई झगड़ा है। और ये मान लिया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसलिए मुझे बड़ी मछली बनना है, मुझे छोटी मछली नहीं बनना है। ये वेरीफाई नहीं किया कि ऐसा कौन सा समुद्र है कि जहाँ की सारी छोटी मछलियाँ ख़त्म हो गई। और नेचर में अगर खुदा ना खासा किसी समुद्र में सारी छोटी मछलियाँ ख़त्म हो गई तो कोई बड़ी मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। जब से समुद्र बना है उसमें छोटी मछलियाँ भी जिंदा हैं, बड़ी मछलियाँ भी जिंदा हैं। जब तक छोटी मछली, तब तक ही छोटी मछली को बड़ी मछली तब तक खाती है जब तक उसको भूख लगी है। और जब तक उसकी भूख शांत होती है उसके वैसे में बहुत सारी छोटी मछलियाँ पैदा हो जाती। नेचर का अपना बैलेंस है। कोई भी ऐसा जंगल नहीं है जहाँ सारे हिरन मारे गए, सिर्फ शेर ही बचे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा जंगल नहीं है कि जहाँ सारी घास खा गए हिरन। दिस इज ए बैलेंस। उस बैलेंस को एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे कैसे परसीव करना है, वो बैलेंस कंपटीशन से बनेगा या कोऑपरेशन से बनेगा। मेरे लिए वैल्यूएबल कंपटीशन है या मेरे लिए वैल्यूएबल कोऑपरेशन है, इसके लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि मेरा जो विजन है वो कितना ठीक है, कितना गलत है। वो मेरे सिर्फ एजम्पशंस हैं या क्या है। तो ये समझने की बात है, ये प्रीचिंग की बात नहीं है, ये कोई डूज एंड डोंट्स की बात नहीं है। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में ये क्रूशियल मिसिंग लिंक है। व्हाट इज द राइट वर्ल्ड व्यू, व्हाट इज अ ह्यूमन वर्ल्ड व्यू एंड व्हाट इज द ह्यूमन वैल्यूज़। और ह्यूमन वैल्यूज़ ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हम हिंदू हैं इसलिए ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये मुसलमान की वैल्यू है, ये क्रिश्चियन की वैल्यू है, ये अमीर की वैल्यू है, ये शहर वालों की वैल्यू है। वैल्यूज़ जो होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं, वो यूनिवर्सल होती हैं। हमारे देश में उसके लिए एक शब्द है कि वो सनातन होती हैं।
वो बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड प्लेस है। वो सतयुग में भी वही थी, त्रेता युग में भी वही थी, द्वापर में भी वही थी और कलयुग में भी वही है, और इसके बाद भी अगर कोई युग आएंगे तो उनमें भी वही होगी। वो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो इस बात को अगर हम इस यूनिवर्सलिटी को समझते हैं, इस अपनी पार्टिसिपेशन को समझते हैं, तो हम उस क्रूशियल मिसिंग लिंक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उसके लिए एजुकेशन में हम उसके बारे में किस तरीके के एफर्ट चाहिए उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो एफर्ट AICTE के साथ मिलकर के जो चल रहा है वो ये है कि इस काम के 3 कंपोनेंट्स कि होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, कि कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट ना हो कि जिसके बारे में इसमें बात नहीं हो। 4 ही चीज़ें हैं कि आप, एक तो हम अपने अंदर के लेवल पर जीते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर रैशनल क्या है, हम क्या होना चाहते हैं, दीज आर आवर एस्पायरेशंस विच आर इनसाइड अस। दूसरा है कि हम फैमिली में कैसे जीना चाहते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में कैसे जीना चाहते हैं, सोसाइटी में कैसे जीना चाहते हैं, और नेचर के साथ कैसे जीना चाहते हैं। तो ये जो क्रूशियल कंपोनेंट है कि होलिस्टिक एंड ह्यूमन वर्ल्ड विजन, जिसको हमने कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, इसकी एजुकेशन जल्दी से जल्दी और अल्टीमेटली फैमिली के अंदर स्कूल एजुकेशन से भी पहले ये हो जाए तो दुनिया बदलनी शुरू होगी। अभी फ़िलहाल हम हायर एजुकेशन में कर पा रहे हैं कि क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद ही फ्यूचर पेरेंट्स, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, फ्यूचर एजुकेशन स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स ये आते हैं। और फिर सारे को रीइंफोर्स करना, तरह तरह के कोर्सेज, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, लोकल, रीजनल, नेशनल वैल्यूज़, नेशनल लैंग्वेज, स्किल्स, पीपल फ्रेंडली स्किल्स, नेचर फ्रेंडली स्किल्स, उस बेसिस पर, उस एग्जाम्पल्स के साथ अपने आप को पूरी तरह से वेरीफाई करना, उसकी डिस्कशन होना क्लास में, और इस तरीके की नेचर फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली स्किल्स और प्रैक्टिसेस, उस तरीके की रिसर्च हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में कि जिसमें ना नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाए ना लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। और ये सारी चीज़ के लिए कोई ये नहीं कि भाई हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट तभी कर पाएंगे कि अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात, अपनी लैंग्वेज में अपनी चीज़ को समझना, रैशनली समझना, साइंटिफिकली समझना ज़्यादा आसान होता है। तो इस लेवल पर टोटल 3 स्टेप्स में ह्यूमन एजुकेशन हो, ऐसा हमें समझ में आता है। ऐसा मैं एज ए प्रपोजल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई इम्पोज करने वाली बात नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ है 1947 में हमारी लिटरेसी 12% थी, 2011 में 74% थी। और वैल्यूज़ की क्या सिचुएशन हुई? हमारे जो भी एफर्ट्स एजुकेशन के बारे में हुए तो डिक्लाइन कर रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, तो उन्होंने कहा कि टुडे द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड इमीडिएटली। और हो क्या रहा है? इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन आवर हम्बल ओपिनियन अपीयर टू हैव फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में उस समय पर कहा। और सिर्फ ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, दुनिया में अभी बात हो रही थी कि अरिस्टोटल से लेकर के आज तक जितनी भी एजुकेशन पर बातें हुई हैं, एजुकेशन के कमीशन बने हैं, कमेटीज़ बनी हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ कही गई है कि वैल्यूज़ होनी चाहिए, वैल्यूज़ सिखानी चाहिए, वैल्यूज़ सिखानी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ये बात कही गई है कि कैसा सोसाइटी बनानी है, कैसा देश बनाना है, तो जहाँ जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। चाहे कोई यूजीसी का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, चाहे कोई AICTE का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, और लेटेस्ट जो UNO का डॉक्यूमेंट है SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें उन्होंने 16-17 गोल्स
बताएं, सब में बात एक ही कही गई है, वैल्यूज़ होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन कैसे हों इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके रिजल्ट्स सोसाइटी में आते हुए दिखाई नहीं देते। तो इस कारण से ये सारे जो चीज़ें हुई हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं। किसी को रिजेक्ट करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना वो शायद ठीक नहीं होगा, अपनी अपनी बात को शेयर किया जा सकता है। लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला पेज है, पहले पेज का पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है, उसमें भी यही बात लिखी गई है। इट इज इम्पेरेटिव, द मेजर एम्फेसिस जो सारी बात पर है वो यही है कि ह्यूमन पोटेंशियल को देखा जाए, सस्टेनेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बने, नेशनल डेवलपमेंट बने, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारे अप्रोचेस के बारे में इनको कंपेयर, क्रिटिसाइज़ या रिजेक्ट करने की बजाय इसमें किस चीज़ में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके बारे में सोचना शायद ज़्यादा सही स्ट्रेटजी होगी। इसके नीड के बारे में तो ग्लोबली सबकी एक मत है, लेकिन एफर्ट के बारे में हम सब लोगों को अपने अपने एफर्ट्स को खुद इवेल्युएट करना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली लाइन में लिखा है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। ये पहली लाइन में है। और फिर जगह जगह पर रूटेड इन इंडियन इथोस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ग्लोबल वेलबींग, सब बड़े बड़े शब्द पूरे डॉक्यूमेंट में नज़र आते हैं। लेकिन इनका जब हम मतलब समझने जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में, तो ध्यान में आता है कि फुल ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी की जो एस्पायरेशन है वो पूरी होती है, तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल कहा जा सकता है। उसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो चाहे हम माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिजनेस स्टडीज़ के हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर ग्रेजुएट में ये 6 चीज़ें हम सब लोग अपने अंदर देख सकते हैं कि ये 6 चीज़ें ज़रूरी हैं। होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्क, ethical human conduct, having competence and capabilities for maintaining health and hygiene, respect for excellence and gratitude for all। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमें लगा कि जो सबके लिए ज़रूरी है तब फुल ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो एक्सप्रेस होता है। और ये जब एक्सप्रेस होता है, ऐसे जो लोग हैं जिनमें राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग होगी, ऐसे ग्रेजुएट्स, ऐसे हमारे हायर एजुकेशन से पास आउट किए हुए, उसमें हैप्पीनेस इंश्योर होगी। और ऐसे लोगों की वजह से हर फैमिली में प्रॉस्पेरिटी होगी। एक एक आदमी एज एन इंडिविजुअल प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता, वो ना तो अपनी ज़रूरत का गेहूँ उगा सकता है, ना अपने जूते बना सकता है, ना अपना मकान बना सकता है। वो एज ए फैमिली, जो लोग आपस में मिलके कॉपरेशन में रहते हैं, वो प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, सब लोग मिल कर के। और सोसाइटी जहां हमको लगता है कि ये बाहर वाले हैं, ये अंदर वाले हैं, तो हम आपस में फियरलेसली रह सकते हैं अगर हम सारी चीज़ को ठीक से समझते हैं, और अगर हम अपने अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग इंश्योर करते हैं, और फिर हम नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ म्यूचुअली फुलफिलमेंट के साथ रह सकते हैं। नेचर भी प्रॉस्परस होती है, हम भी प्रॉस्परस होते हैं। इस म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर किया जा सकता है अगर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग इंश्योर करते हैं तो। और
इसी से हम अपनी सोसाइटी में अगर हार्मनी में रह पाते हैं तो हम दूसरी नेशंस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरीके की नेशन को कहा जा सकता है कि ये डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड नेशन का मतलब जीडीपी और मिलिट्री कितनी बड़ी है, आप वेनेजुएला पर कब्जा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर, वो डेवलप्ड नेशन नहीं है। वो शायद आप में से कोई भी नहीं वैसी डेवलप्ड नेशन बनना चाहेगा। लेकिन हम खुद हार्मनी में रह सकते हैं, हम दूसरों को हार्मनी में रहने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकते हैं। ये मतलब है प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट का। इस तरीके का अगर काम करना है तो ध्यान में आता है कि ये काम कोई ऐसा नहीं है कि जो हम पहली बार कर रहे हैं। अपने देश में भी और दुनिया में और लोगों ने भी, जिन्होंने भी दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश की, तो उनको ध्यान में आया कि उस सच्चाई को, उस सत्य को प्रेम और करुणा से जिया जा सकता है। ट्रुथ, लव एंड कंपैशन, ये जो 3 चीज़ें हैं कि जब वो सच्चाई दिखाई देती है, जब हमारी विजन क्लियर होती है, तो हमको 2 ही चीज़ें वैल्यूएबल नज़र आती हैं, 2 ही वैल्यूज़ नज़र आती हैं, वो ट्रुथ, लव एंड कंपैशन। उन लोगों ने, हम दुनिया की परंपरा में देख सकते हैं कि जिन्होंने स्वयं को समझा एज ह्यूमन बीइंग और इस एग्जिस्टेंस को समझा, इस एग्जिस्टेंस की जो अंडरलाइंग हार्मनी है उसको समझा, तो उनको एज एन ह्यूमन बीइंग अपना रोल जो समझ में आया, अपने लिए जो वैल्यूएबल समझ में आया, वो आया टू लिव बाय दिस हार्मनी एंड टू डेवलप ए टॉलरेंट, ह्यूमेन एंड सोशली कोहेसिव सोसाइटी। एक संगठित समाज खड़ा हो सके, इसके लिए अपनी ज़िंदगी लगाना, ये ज़िंदगी का सही रोल बनता है। और इसलिए दुनिया में अलग अलग जगह पर हम वो बात सुनते हैं कि वेलबींग ऑफ ऑल, यही अपना रोल बनता है। अपने यहाँ उसको सर्वे भवन्तु सुखिना कहा, मैं पंजाब से आता हूँ तो हमारे पंजाबी में उसको सरबत दा भला कहा, तो तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बांग्ला में, असमिया में आपको ऐसे शब्द आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ भी आया कि अपने लिए वैल्यूएबल है well-being of all, and that is possible with deep understanding of human being as well as the underlying harmony in nature and the entire existence. ये सारी दुनिया के अंदर एक अंडरलाइंग हार्मनी है। यहाँ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है कि नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये भी है कि नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। दिस जस्ट ए प्रपोजल। मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ, मैं कोई कन्विंस नहीं करना चाह रहा है, कोई चीज़ आप पर इम्पोज नहीं करना चाह रहा। ये जो एफर्ट है हमारा, दिस एफर्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इज इन कंटिन्यूएशन विद दैट ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम विद इन अवर सेल्व्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एज ए ह्यूमन सोसाइटी। इस डायरेक्शन में अगर ठीक लगता है तो इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए ये जो इतना टाइम है 30-40 मिनट का, वो शायद सफिशिएंट नहीं है। ये जो एफर्ट्स हुए तो उसमें इस तरीके का जो पहला एफर्ट है कि एक ऐसा कंटेंट इवॉल्व करना जो इफ़ेक्टिव भी हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी हो। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेथडोलॉजी, वो मेथडोलॉजी ऐसी हो कि जिसको हम अपने मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में इजीली अडॉप्ट कर सकें। और वो जो मेथडोलॉजी है वो इम्पोज करने की नहीं हो सकती है, उसको डिस्कस करके टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट ऑन हिज ओन राइट। स्टूडेंट को ये अधिकार हो कि वो खुद इस पर फैसला ले सके अपने अंदर की आवाज़ से, जिसको कई लोग अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम सब अपने अंदर देख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
This content is in the form of proposals for self-exploration. It is not set of do's and don'ts or shoulds or should nots. ये shoulds और should not वाला नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, ना ये preaching है, ना ये order है, ना ये belief system है. It's not a belief system. The content is universal, rational, verifiable, all encompassing. इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ. The methodology involves the discovery of the inherent harmony and coexistence in existence, which is right understanding, and the role of human being in all aspects of living through self-exploration. The right understanding forms the basis for universal human values and facilitates transformation toward holistic world vision or the human consciousness. The issue of professional ethics are analyzed in context of right understanding, with the main focus on development of ethical competence in the individuals, in contrast to an approach of enforcement of professional ethics through incentives and punishments. ये इसमें नहीं है कि ऐसा बिहेवियर करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा बिहेवियर करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी. ये कि भाई ये तुमको एक्सेप्टेबल, नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये उस पर इट इज़ नॉट जस्ट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बट आल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन एट द सोसाइटल लेवल टू ए ह्यूमन सोसाइटी. ये सिर्फ खुद बहुत अच्छे बन जाना, ये उसका प्रयास भी नहीं कि बच्चों ये पढ़ो तुमको अच्छे बनना है. नहीं, हमारा अच्छा बनना तभी वैलिडेट होता है, तभी एक्सप्रेस होता है अगर हमारे आसपास का माहौल ठीक होता है तो. अदरवाइज़ हम बड़े कोई साधु संत बनने का कोई शौक़ नहीं है. अपने को वैसा बनना है जिससे आज का माहौल जो है उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. तो ये मैं पांचों बातें आप तक कर चुका हूँ. द एजुकेशन इज़ not limited to jobs only. It is not limited to any sect, creed, nationality, race, gender, not based on do's and don'ts or blind beliefs, not to be believed just because it is stated in the course. It is not to be believed because it is given in the course. Values that enable us to live in peace and harmony within our own self as well as with others, human being and rest of nature. अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक वैल्यू कही जाती है ट्रस्ट की वैल्यू की, विश्वास की वैल्यू. तो दूसरों पर विश्वास करो, दूसरों पर विश्वास करो, सब पर विश्वास करो, ऐसा सब उपदेश की बात नहीं है. इसको ये समझना कि ये हर व्यक्ति में ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पर लोग विश्वास करें, मैं विश्वसनीय होना चाहता हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी होना चाहता हूँ. ये हर कोई होना चाहता है. जब ये बात समझ में आती है तो फिर हमको दूसरे की इंटेंशन पर डाउट नहीं होता है कि इंटेंशन तो उसकी ट्रस्टवर्दी होने की है. जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो उसकी कॉम्पिटेंस पर है. उसकी कॉम्पिटेंस कम अधिक हो सकती है. वो कहने पर भी कि मैं टाइम पर आऊँगा फिर भी नहीं आ पाता है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है. तो जब हम दूसरे के बारे में इस मामले में एश्योर हो जाते हैं उसकी इंटेंशन पर, तो फिर ट्रस्ट जो है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू बनती है. इस तरीके से चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. मैं टाइम की वजह से अपनी बात को, with a feeling of trust one can see that they are related to the other and accept the other as similar to oneself. जब हमें ये समझ में आ जाता है कि जैसे मैं ट्रस्टवर्दी होना चाहता हूँ ऐसे ही दूसरा भी ट्रस्टवर्दी होना चाहता है, ऐसे ही तीसरा भी चाहता है. ये जब हम आपस में एक सर्वे भी कर पाते हैं तो फिर वो हमारे लिए एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो जाती है. दैट इज़ द UHV ऑफ ट्रस्ट. और दूसरा भी मेरे जैसा ही है, ये एक अपने आप में एश्योरेंस बननी शुरू हो सकती है. दे डू वांट टू मेक द अदर हैप्पी इवन दो दे मे बी लैकिंग इन कॉम्पिटेंस टू डू सो. कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि दूसरा भी खुश रहे, वैसा ही दूसरा भी चाहता है कि वो खुश रहे और वो दूसरे को खुश रख सके. कर नहीं पाता हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, वो भी नहीं कर पाता है. दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ कॉम्पिटेंस.
कॉम्पिटेंस और इंटेंशन के अंदर फर्क समझना. हैविंग द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू मेक एफर्ट फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट. एब्सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू ऑपोजिशन, डोमिनेशन, विच लीड्स टू अनहैप्पीनेस. तो ये जो चीज़ें जो यूनिवर्सली अंडरलाइंग हार्मनी है उसको जब समझते हैं तो फिर जो कॉम्पिटेंस में डिफरेंस है उस कॉम्पिटेंस पर हम काम कर पाते हैं. देन आवर एफर्ट्स आर टुवर्ड्स दोज थिंग्स विच आर that is for mutual happiness and mutual fulfillment. Then we mutually complementary to each other instead of competing with each other. With a feeling of trust, assuring the dignity of individual is a natural outcome. Similarly, gender equality is a natural outcome. Without understanding trust, neither of these is likely, at least not in continuity. कभी किसी पर विश्वास करेंगे, कभी नहीं करेंगे. तो जो उसके अंदर की जो इनहेरेंट चीज़ है उस पर विश्वास करके फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर चीज़ें आसान होती हैं. अदरवाइज़ वो जो वर्ड्स यूएन चार्टर में, वो जो वर्ड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में, यूजीसी के डॉक्यूमेंट में, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, वो जो जेंडर इक्वालिटी लिखा हुआ है यूएन चार्टर में, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता. जब तक हम ट्रस्ट को नहीं समझते हैं तब तक ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं. जब वो समझते हैं तो तब वो चीज़ें नेचुरल आउटकम बन जाती हैं. Fraternity is a value expressed in Constitution. It is defined as assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. If one understands trust, then the underlying fraternity is natural outcome. इसी तरीके की चीज़ SDG के जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम लोग कह सकते हैं. जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कि अपने अंदर अपने अधिकार पर देखना. यहाँ क्लासरूम में जब डिस्कशन करते हैं तो वी ट्राई टू डिस्कवर व्हाट दे कंसिडर वैल्यूएबल. अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वैल्यूएबल एंड सुपरफिशियल. द रेफरेंस पॉइंट इज नॉट ए बुक, नॉट एनी अदर पर्सन, बट इट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस. What is, who am I? What is my purpose? What is my role, value with myself? I wish to be in harmony within myself. ना मेरे अंदर डिप्रेशन हो, ना मेरे अंदर एग्रेशन हो. What is my role with my body? I wish to be healthy always. What is my role in family? I wish to be prosperous in my family. What is my role in society? I wish to be fearless in my society. ये चीज़ें मुझे खुद एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है, तो अकॉर्डिंगली सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं. जैसा मैंने कहा कि अभी तक जो एफर्ट्स हुए हैं, 1980 में साइंस एंड ह्यूमनिज़म का कोर्स IIT दिल्ली में करने का मुझे खुद मौका मिला था एज ए प्री PhD कोर्स. 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली में, NCERT में, IIM लखनऊ में नेशनल रिसोर्स सेंटर्स इन वैल्यू एजुकेशन बनाए थे. 2005 में IIT हैदराबाद ने 2 सेमेस्टर का कोर्स किया था एज एन एक्सपेरिमेंट. 2009 में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 5050 कॉलेजेस में इसको आगे बढ़ाया था. 2011 में हम लोगों ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लागू किया था. भूटान वालों ने इस पर काफ़ी अधिक काम किया है क्योंकि उनका जो नेशनल प्रोग्राम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, उसके साथ ये रेजोनेट कर रहा था. हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर इस तरीके से आज 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और देश में 10 से ज़्यादा प्रांतों में जो है ये कोर करिकुलम का हिस्सा है. 2017 के बाद तो AICT का मॉडल करिकुलम बना जिसके कारण से इसकी नेशनल रीच बनी. इसका जो इम्पेक्ट आया तो इंडिविजुअल लेवल पर जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ये बढ़ी. ए मोर इंक्लूसिव, होलिस्टिक एंड ह्यूमन वर्ल्ड विजन, कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सेलेंस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, ए डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर
commitment towards elders and human culture, relief from confusion, peer pressure, tension and depression. Institutions ने जो कहा, increased employability of students, enhanced responsibility and teamwork in students, better academic sincerity and increased voluntary attendance, reduced faculty attrition, थोड़े से पैसे बढ़ने पर एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाना कम हुआ, improved all round participation, productivity, reduction in destructive tendencies, reduction in symptoms like depression, suicidal thoughts etc. और उसके बाद एक फॉर्मल जो स्टडी हुई वो भी मैं आपसे जस्ट शेयर करता हूँ. AICT ने जो रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है आनंद में गुजरात में, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए होलिस्टिक ह्यूमन विजन ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ए शिफ्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक टू मीनिंगफुल गोल्स. उनकी ये जो क्वांटिटेटिव और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, 27,000 फैकल्टी मेंबर्स, 11,000 स्टूडेंट्स, 5,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और 34 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में उन्होंने सैंपल लिया. और उनकी 5 जो की फाइंडिंग्स थी, एनहांस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल हेल्थ, बेटर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, हाइटेंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस. इसको बाद में जो जिस तरीके के साथ रखा गया AICT के उसमें, तो उसके मुताबिक ये हुआ कि ये स्कूलों में भी जाए. ये 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपना जो मैसेज टू द नेशन था उसमें इस प्रोग्राम का जिक्र किया. 2018 में भूटान की जो रानी हैं उन्होंने अपने मैसेज में इस सारे के बारे में जिक्र किया. AICT चेयरमैन सीताराम जी जो अभी जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे ये भी एक्स चेयरमैन, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस समय, उन्होंने जो जो बातें कही वो जस्ट आपके समय. इस समय जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा पुरानी स्लाइड है, मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया. एक तो विजन की क्लैरिटी, हम लोग सोचते हैं कि ह्यूमन एजुकेशन फॉर ए ह्यूमन सोसाइटी, जिसका प्रोग्राम है कि पहले वैल्यूज़ को समझना, फिर अपनी एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बनाना, और उस एजुकेशन के बेसिस पर अपनी लिविंग को, अपनी लाइफ को वैल्यू बेस्ड बनाना. प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का. इसके ऊपर अभी तक 16 किताबें, मतलब 16 टेक्स्ट बुक और 8 कोर्सेज और 12 अलग अलग तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप हुए. 800 से ज़्यादा, अब तो 1000 से ज़्यादा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सके. ये फेस टू फेस होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, और ज़्यादातर सेल्फ फंडेड होते हैं. कुछ AICT में देश में लगभग 40 ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं कि जिन्होंने इस पर ज़्यादा गहराई से काम किया. 237 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं. 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनके FDPs में अपने आप को रजिस्टर करवाया. इस समय इस सारे काम में जो भी रिसोर्स पर्सन्स हैं वो सारा काम एज वॉलंटियर ऑनरेरी करते हैं. वो किसी तरीके का ऑनरेरियम इस काम के लिए नहीं लेते हैं, प्रो बोनो ये काम करते हैं. इस समय 500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स देश भर में अलग अलग स्टेट्स में इस काम को कर रहे हैं. तो जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 4 चीज़ें ध्यान में आई हैं, 3 चीज़ें ध्यान में आई हैं. एक तो कि ये एफर्ट डिज़ायरेबल है, दूसरा ये एफर्ट फिजिबल है, ये डूएबल है, और ये एक जो कॉन्फिडेंस बना है उसके कारण से हमें लगता है कि ये बहुत इनिशियल स्टेप्स हैं इस डायरेक्शन में, और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है. आप सब लोग टीचर के तौर पे या साइंटिस्ट के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे कंट्री में एजुकेशन के कस्टोडियंस हैं, और हम ये मानते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे.
अपनी सेल्फ वेरिफिकेशन से, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आप इसकी रैशनैलिटी, इसकी यूनिवर्सलिटी को समझ सकेंगे, इसकी डिज़ायरेबिलिटी और इसके पोटेंशियल को समझ सकेंगे। और इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स इनवाइट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ रिसोर्स मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, AICT के वेबसाइट पर भी है, और ये कुछ जो टेक्स्ट बुक्स हैं uhv.org.in वेबसाइट पर सारी डिटेल्स सब तरह की जो हैं वो अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल भी है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का। ये जस्ट थैंक यू। बहुत ही गौरवशाली, अलौकिक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान। क्वेश्चन आंसर्स कर लें। कार्यक्रम अब प्रश्नकाल के लिए खुला है, तो आप लोग अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। I'll first prefer the questions from students, those who are PhD scholars. If it is some relevance for them, then it is successful, otherwise it is not. एक पहला प्रश्न मैं ही पूछना चाहूँगा। नहीं, पहला मौका उनको देते हैं। आपसे तो लंच टाइम पर भी हो जाएगा। I would like to have some question from research scholars. छोड़िए सर, क्या आप क्वेश्चन करना, फटाफट अब ख़त्म हो चला जाए। ये अरे नहीं, चलो सक्षम जी फिर बाद में आप। हाँ ठीक, हाँ। हम लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ज़्यादातर इनह्यूमन कंडक्ट या तो किसी इनसिक्योरिटी के कारण है, या फिर कोई ऐसी एस्पिरेशन ले ली जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं। तो वो एस्पिरेशन गलत चूज कर ली, इसलिए सोसाइटी परेशान हो गई, या हम समझा नहीं पा रहे कि कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, सबका कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। एक तो आपने जो कहा ना कि एस्पिरेशन गलत चूज़ कर ली इस वजह से, एक तो है कि मुझे लगता है कि एस्पिरेशन किसी चीज़ ऐसी को मान लिया जो हमने बाहर देखी है, एस्पिरेशन को हमने अपने अंदर नहीं देखा। इसलिए मैंने जो पहली स्लाइड में क्या है कि अच्छा, आप में से ऐसे कौन है कि जो सुखी होना चाहते हैं, तो सब लोगों का हाथ खड़ा हो जाता है। अच्छा, कहीं भी आप पूछेंगे, कोई ऐसा नहीं कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, जो अनपढ़ है उनसे भी पूछेंगे वो भी यही बताएंगे। ऐसे कौन लोग हैं कि जो प्रॉस्परस होना चाहते हैं, तो भी सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि हाँ प्रॉस्परस होना चाहते हैं। तो हम चाहते क्या हैं, इसको शायद यंगर जनरेशन को समझाने में, दिखाने में, बताने में एल्डर जनरेशन फेल हुई है। इसके कारण से बिना ज़्यादा कुछ सुने समझे, बिना देखे, हमने अपने बड़ों को देख के लिए एज्यूम कर लिया कि पैसा हो जाएगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसको किसी ने पढ़ाया नहीं था, कोई कोर्स करिकुलम में नहीं पढ़ाया गया था कि तुम्हारी समस्याएं पैसे से हल हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से हमने बड़ों का बिहेवियर देखा कि पैसा होता है तो ये उस दिन खुश नज़र आते हैं, पैसा नहीं होता है तो उस दिन दुखी नज़र आते हैं, तो फिर हमने अपनी यंगर एज में ही मान लिया कि पैसा होगा तो हमारी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। पर वो ज़िंदगी आखिर तक लगता है कि पैसा तो हुआ, खूब हुआ, बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो मज़ा नहीं आया ज़िंदगी का। तो वो चीज़, तो उसके कारण से वो इनसिक्योरिटी, आपने ठीक बात कही कि भाई इसलिए भी इनह्यूमन कंडक्ट होता है कि पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसा आएगा कि नहीं, पता नहीं प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, पता नहीं एडमिशन होगी कि नहीं होगी, पता नहीं नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो इनसिक्योरिटी बड़ों को देख के वो होती रहती है। कभी हमारे ध्यान में नहीं दिलाया गया कि चाहिए क्या और जो चाहिए वो पूरा कैसे होगा। ये दोनों चीज़ें, वो क्रूशियल मिसिंग लिंक कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में और स्कूल एजुकेशन में मिसिंग लगती है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप लोग
एक पीछे हाथ खड़ा कर दो फिर आप। पूरे लेक्चर को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की एक हायरार्की प्रपोज की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स टिल दी डिजायर्स ऑफ अचीविंग समथिंग इन लाइफ। तो ये बेसिकली कंसेप्ट उससे रिलेट किया जा सकता है नीड फाइंडिंग से। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज एजुकेशन और वेदर इट इज अ स्टार्टअप और एनी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, until and unless we do not understand the basic requirement of the employees or the students, उनकी नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस है, तब तक हम एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। So the entire concept I think is related to the need finding कि एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, उसकी खुद की इच्छा उतनी है करने की या नहीं, और वेदर इट इज बेंचमार्क सेट बाय द प्रोफेसर और द डिपार्टमेंट, तो वो एक नीड फाइंडिंग का कंसेप्ट रिलेट किया जा सकता है इससे। आपने ठीक कहा, जितनी बात आपने कही ठीक कही, लेकिन शायद ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डीपर लेवल पर जाता है। वो जो थ्योरी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ क्या है कि ये सारी चीज़ बेस्ड है को एग्जिस्टेंस पर। को एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल लेवल पर भी है और एज एन ह्यूमन बीइंग भी। हम थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देते हैं तो हम को एग्जिस्टेंस हैं दो अलग अलग तरह की एंटिटीज़ की। एक बॉडी है और एक सेल्फ है। और हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, और कुछ मेरी ज़रूरतें हैं, कुछ मेरी बॉडी की ज़रूरतें हैं। दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं लाइफ, बर्थ से लेके डेथ तक। एक ये जो बॉडी की नीड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं और जो मेरी नीड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो बॉडी की नीड्स पूरी हो जाएंगी तो मेरी नीड्स पूरी हो जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है कि मेरी अगर नीड्स पूरी होती हैं तो मैं बॉडी की नीड्स को भी देख सकता हूँ और उनको ठीक तरीके से रख सकता हूँ। वहाँ वो जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की बात जितनी मैंने सुनी पढ़ी है, उसमें शायद ये है कि अगर मुझे खाना मिल जाएगा, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मेरा मकान बड़ा हो जाएगा, मेरी गाड़ी बड़ी हो जाएगी, तो शायद फिर मेरी सेटिस्फेक्शन, मेरी हैप्पीनेस, मेरी हायर नीड्स ठीक हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग जब इनको देखते हैं तो फिर ये है कि अगर मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, अगर मेरी समझ ठीक होगी, अगर मैं ठीक से देख पाऊँगा अपनी एस्पायरेशंस को, तो फिर मैं अपने बॉडी की इम्पोर्टेंस को भी समझ पाऊँगा, उसकी हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए जो जो चाहिए उसको ले पाऊँगा। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी है कि मेरी समझदारी, मेरी अंडरस्टैंडिंग, इसमें ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया गया स्लाइड्स में वो राइट अंडरस्टैंडिंग किया गया। तो समझ बढ़ेगी तो फिर बॉडी की नीड्स भी समझ में आएगी। तो ये थोड़ा सा उससे इस तरीके से अलग है। जैसे आपका हायर एजुकेशन होता है, उसमें हमारे कई तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं। तो बाकी जगह तो इंडिविजुअल एफर्ट मायने रखता है, लेकिन पीएचडी एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे टीम वर्क के ऊपर एम्फेसिस है। उसके बिना पीएचडी एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। तो यदि हम सारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में देखें तो कौन सी ऐसी एक या दो चार वैल्यूज़ होंगी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगी इन ऑर्डर फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीएचडी प्रोग्राम? बिल्कुल ठीक बात है। वो जो इरमा स्टडी का जो रिपोर्ट है उसमें जो अचीवमेंट्स के तौर पे बात आई कि जो रिजल्ट्स के तौर आउटकम, कि जब स्टूडेंट्स ने इसको समझा कि ओवरऑल होलिस्टिक वे में समझा, तो उनको ध्यान में आया कि टीम वर्क लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और ये बात तो आपने सही कही कि
पीएचडी तो होता ही टीम वर्क है, इसलिए जब पीएचडी हो जाती है तो वो सुपरवाइज़र के बायोडाटा में भी जुड़ती है और स्टूडेंट के बायोडाटा में भी जुड़ती है। कम से कम 2 लोगों के बायोडाटा में तो जुड़ती ही जुड़ती है। फिर जो जो लोग उस टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, वो टेक्नोलॉजी जब कमर्शलाइज होती है तो तब भी उस सारे का फ़ायदा सबको होता है। उससे भी उसमें कोई एक आध वैल्यू करके नहीं, एक ही चीज़ को जब पूरे चीज़ को होलिस्टिकली समझेंगे, देखेंगे, चाहे पीएचडी हो और चाहे अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ हो, चाहे फैमिली हो, कहीं पर भी फैमिली में भी अगर टीम वर्क नहीं होगा तो फैमिली नहीं बढ़ सकती है। तो उस सारे के लिए समझना होगा कि हम दोनों का इकट्ठे होना ज़रूरी क्यों है। तो ये इस सारे का जो मेन पर्पज़ है कि हमारा एग्जिस्ट करने का जो पर्पज़ है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। जब हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को समझने जाते हैं तो फिर हमको जो अंडरलाइंग हार्मनी है वो ध्यान में आती है। तो वो फिर चीज़ें हमारे बिहेवियर में, हमारे कंडक्ट में सब जगह एक्सप्रेस होनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हमने वैल्यू वाले टीम वर्क वाले कंपोनेंट को समझा और यहाँ उसको लागू किया। हमने पूरे को समझा और उसमें से जहाँ जो चीज़ एक्सप्रेस होने लायक थी वो वहाँ एक्सप्रेस हुई। तो वहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत थी तो वहाँ टीम वर्क हमारा एक्सप्रेस हुआ। वहाँ पर हमारी श्रम की मानसिकता की ज़रूरत थी, मेहनत करने की ज़रूरत थी कि घर में सिर्फ माताजी ही बर्तन मांजें, माताजी घर के झाड़ू की सफाई करें और हम तो अब पीएचडी स्कॉलर हैं, हम तो अब साइंटिस्ट हैं, हमारा इस सब में क्या काम। तो वो फिर समझ में आएगा कि हमने अभी तक पूरा समझा नहीं कि फैमिली क्या है, दुनिया क्या है, सोसाइटी क्या है, उसको समझा नहीं। तो इस कारण से वहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा इट्स अ होलिस्टिक विजन, देन इट कम। पहले पीछे उन्होंने हाथ खड़ा किया, फिर आप। सॉरी, वो पीछे वाले हाथ मैंने पहले देखे हैं, फिर आप कभी 1 2 3। हाँ, यस, हाँ जी। कोई दोहराया नहीं कि अगर ये वैल्यूज जो है स्टूडेंट लाइफ में अर्ली स्टेज में इनकलकेट की जाए तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगी। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो इतनी ज़्यादा विविधतापूर्ण है कि यहाँ पे आपको सीबीएसई बोर्ड भी मिलेगा, आईसीएसई बोर्ड भी मिलेगा, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, नवोदय स्कूल है, अलग अलग तरह के। तो जो सामाजिक समता की जो भावना है वो वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि पहले ये एक रूपता जरूरी है हमारे समाज में, तभी जाके ये वैल्यूज जो है आसानी से हम इनकलकेट कर सकते हैं? इसीलिए मैंने यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने वैल्यूज से पहले ऊपर जो है वो विजन को रखा है। कि क्या है कि विजन की क्लैरिटी ना होने के कारण से ये वैल्यूज़ जो हैं वो गड़बड़ हो रही हैं। और सीबीएसई आईसीएसई का रोल तो स्किल्स के लेवल पर आता है कि भाई वहाँ तो स्किल्स सिखाई जा रही हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स की स्किल्स हैं, या बाकी जो जो जॉब के लिए, काम के लिए ज़रूरी होगा, पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी होगा, तो वो नेचर फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली हों कि उसमें सामाजिक समता बढ़े और विषमता कम हो, उस डायरेक्शन में। उसके लिए वो विजन और वैल्यूज़ का जो क्रूशल मिसिंग लिंक है वही वो सीबीएसई आईसीएसई वाले फ़र्क में ध्यान में आता है। आपने जो बात कही वो सही है, उसका जो वजह है वो थोड़ा सा और पीछे है विजन और वैल्यूज़ में। आप कुछ कह रहे थे, फिर आपके। मैंने जो समझा उसकी प्रतिपुष्टि के लिए आपकी चाहता हूँ विचार कि जो हम ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं और हमारे जो अद्वैत वेदांत में जो बात की गई है आत्मवत सर्वभूतेषु, क्या वो उसी तरफ हमें लेके जा रही है? यदि वो उसी तरफ लेके जा रही है तो इसका मतलब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें अद्वैत फिलॉसफी को और गहराई से जानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि उसी बात को ये कि जब हम स्वयं के अंदर, मुझे लगता है कि जो चीज़ अद्वैत में है या किसी ने किसी और रूप में देखा, शायद भगवान बुद्ध ने किसी और रूप में देखा, गुरु नानक देव जी ने किसी और रूप में देखा, और मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे दूर से लगता है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने जो देखा, जो ईसा मसीह ने देखा, तो जब व्यक्ति देखता है, गहराई में देखता है, अपने अंदर देखता है,
तो उसके पीछे की वास्तविकता जो होती है वो एक जैसी है, वो सनातन है। उसको कोई भी देखेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखेगा, अमेरिका में देखेगा, अफ्रीका में देखेगा, वो चीज़। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये जल है, अब अंधा व्यक्ति जिसने कभी जल नहीं देखा, कोई ऐसा व्यक्ति कल्पना करें जिसने कभी जल नहीं देखा और उसको जल समझाना हो, तो भाई एक जल होता है, वो जो जल क्या है, वो वाटर होता है, वो क्या, वो नीर होता है, वो पानी होता है, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उससे प्यास बुझती है, वो गीला करता है। अब ये सब बोलते जाएं हम, पहले हम शब्द बोल रहे हैं, फिर उसकी परिभाषा बोल रहे हैं, ये ठंडा होता है, तो भी उसकी समझ। उसको एक बार ले जा करके उसकी उंगली, उसका हाथ वहाँ डाल दिया तो उसको ध्यान में आ जाएगा कि जल मतलब क्या चीज़ है। उसको पिला दिया, क्या है जल। तो वो जो वास्तविकता है वो एक जैसी है। उसको हमने अद्वैत शब्द से बोला, अद्वैत दर्शन से बोला, हो सकता है गौतम बुद्ध जी ने किसी और शब्द से बोला होगा, हो सकता है महात्मा गांधी जी ने किसी और नाम से बोला होगा, हो सकता है विवेकानंद जी ने किसी और नाम से। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जो अंतर्भूत वास्तविकता है, जो रियलिटी है वो सेम है। रियलिटी इज सेम। नाउ हाउ डू यू परसीव इट, आपने उसको कैसे देखा, क्या बोला, वो शब्द अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने सही कहा कि जो बात कही जा रही है वो कोई नई बात नहीं कही जा रही, कोई नई बात, एक भी बात मैंने नई नहीं कही है, वो सब हमसे पहले बहुतों ने देखा। लेकिन हम उसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब हम स्वयं उसको देखेंगे। वो जो ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ इंक्वायरी है, स्वयं उसको पढ़ने से नहीं होगा, स्वयं उसको बोलने से भी नहीं होगा, स्वयं उसको देखना पड़ेगा। देखेंगे तो उसका आनंद आएगा, बिना देखे आनंद नहीं आएगा। इतना मेरा कहना। आप कुछ कह रहे थे? आप अच्छा साइंटिस्ट होना तो ठीक है, लेकिन अच्छा साइंटिस्ट होने से पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लालसा का कोई अंत नहीं। ठीक है, लालसा के चक्कर में कई लोग ऐसे कार्य करते हैं, उसके बारे में आप क्या टिप्पणी? सारे जो ह्यूमन वैल्यूज भूल जाते हैं। मेरा इतना ही टिप्पणी है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं एज ए टीचर, क्योंकि ये सारा एफर्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच का है, कि लालसा है क्या। तो लालसा को जो मैं देख पाता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए और अभी तक मुझे मिली नहीं, कि मुझे चाहिए और अभी तक मुझे मिली नहीं। तो फिर मुझे वो एनालाइज करना पड़ता है एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, कि ये मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो ध्यान में आता है कि ये जो दो एंटिटीज़ में मैं हूँ, एक मैं हूँ और एक मेरी बॉडी है। तो बॉडी को जो जो कुछ चाहिए, चाहे वो फूड चाहिए, चाहे वो क्लोथ्स चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, चाहे वो शेल्टर चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, चाहे वो गाड़ी चाहिए, फिज़िकल फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी की सारी क्वांटिफाइबल हैं। हम में से कोई भी 4 रोटी खा लेगा, 6 रोटी खा लेगा, 10 रोटी खा लेगा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं खा सकता। कोई भी व्यक्ति 1 कार रख लेगा, 4 कार रख लेगा, 6 कार रख लेगा, अनलिमिटेड नहीं रख सकते। ऑल दीज नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिफाइबल। और जो मेरी नीड्स मेरी सेल्फ की है, मेरी नीड है ट्रस्ट की, मेरी नीड है केयर की, रिस्पेक्ट की, मेरी नीड है रेवरेंस की। ये जो सारी नीड्स हैं, ये ऐसी नहीं है कि मुझे 4 किलो रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे 6 मीटर रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे 10 किलो लव चाहिए। ये नीड मेरी कंटिन्यूअस है। और वो अगर रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर, ये मुझे कंटिन्यूअसली नहीं मिलता, तो फिर मेरे अंदर रहता है कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो लालसा जो है, जो कमी है, वो लव, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट की है। लेकिन मैं पूरी करना चाहता हूँ, उससे बड़ी गाड़ी लेकर के शायद पूरी हो जाएगी, बड़ा घोड़ा लेकर के पूरी हो जाएगी, बड़ा मकान बना करके पूरी, उससे वो पूरी नहीं हो सकती। बिकॉज दिस इज द फिजिकल फैसिलिटीज आर ओनली फॉर बॉडी एंड दीज आर नीड्स ऑफ सेल्फ।
तो लालसा इस कारण से, जब स्टूडेंट उसको समझता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो एक से दूसरी पूरी नहीं हो सकती, तो वैसे ही है कि अब किसी ने कहा कि मेरी जो है वो अंगूठी गुम हो गई है, तो अंगूठी मिल नहीं रही, अंगूठी मिल नहीं रही, तो लोगों ने उसकी सहायता करनी शुरू की कि अंगूठी मिल नहीं रही, अंगूठी मिल नहीं रही। तो बाकियों को भी नहीं मिली, काफ़ी देख लिया, तो कहाँ ढूंढ रहे थे, नहीं कहाँ गुम हुई थी आपकी, कहाँ गिरी थी? बोले गिरी तो उधर अंदर कमरे में थी। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले यहाँ लाइट है इसलिए ढूंढ रहा हूँ, वहाँ लाइट नहीं थी इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे तो कभी भी लालसा पूरी नहीं होगी कि आप कुछ चाहिए कुछ और ढूंढ आप कहीं और रहे हैं, तो वो उस चक्कर में फंसाना। वो जब बच्चे समझ जाते हैं तो फिर वो बच्चे उस डायरेक्शन में, फिर उनका जो एफर्ट और जो सोचना थॉट प्रोसेस है वो फिर ठीक होने शुरू होता है। सर आपका एक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक प्रश्नकर्ता से मिलता जुलता ही है। हम लोग जब भी ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जड़ जो इसकी नींव होती है बचपन से होती है। आपने भी इस विचार पर इस पर व्याख्यान दिया। हमारे उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम पिछले कुछ वर्षों से देखें, आप पहले भी देखें, तो इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ ज़्यादा मोड़ रहे हैं हम लोग इसको। ज़्यादातर हमारे स्कूल जो आ रहे हैं कमर्शियल लेवल पर आ रहे हैं, उसमें इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात भी नहीं होती है और उस पर ज़्यादा उनके विचार भी नहीं रखे जाते। तो जब तक हम उस लेवल तक उसको नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जो नई जनरेशन है, जो हमारे PhD बच्चे हैं या हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनको ये समझाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि बच्चों को छोटी उम्र से ये सब चीज़ों की समझ आएगी तो तब सोसाइटी और अच्छी और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स चाहिए, स्कूल टीचर भी चाहिए, कॉलेज टीचर भी चाहिए। तो मैं अभी जिन स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, PhD स्टूडेंट, ये सब फ्यूचर पेरेंट्स हैं। तो उस लेवल पर ले जाने के लिए यही बच्चे चाहिए, क्योंकि अब आप सब लोग तो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स तक ले जाने के लिए ही मैं ये सब काम कर रहा हूँ। मैं स्कूल स्टूडेंट्स तक ले जाने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ जो बात एक जो फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ का जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सेल है उसके 2 टीचर्स प्रोफेसर शंकर सहगल जी यहाँ पर हैं और प्रोफेसर गरिमा जोशी यहाँ पर हैं और उनके साथ अमित ठाकुर हैं। ये लोग वहाँ के UHV सेल के हैं। कोई भी सपोर्ट अगर इमटेक को चाहिए होगी एज ए रिसोर्स पर्सन या वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ये अवेलेबल हो सकेगी। थैंक यू। हाँ जी, आखिरी प्रश्न हाँ जी, एंटाइटलमेंट मेरा होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो एज अ कन्वीनर, हाँ जी, हाँ जी, यस 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 यस। तो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इज पैरामाउंट टू टीम वर्क बेस्ड हायर एजुकेशन। यस यस। पर उसमें यदि हम कहें कि जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन वैल्यू है, तो उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल ठीक है। हम जब वर्कशॉप में डिस्कशंस करते हैं तो 9 वैल्यूज़ की करते हैं बात कि ये 9 वैल्यूज़ में सब कुछ कवर होता है। तो उसमें सबसे पहली वैल्यू जो आपने कही वो ट्रस्ट की है। तो ट्रस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करते हैं कि एक बार जिससे वो उस ट्रस्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तो जो बात तोमीर जी ने कही कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो ध्यान में आता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा है। तो जैसे ही ये बात क्लिक करती है, सब तरह से रैशनली सब तरह के डाउट्स क्लियर करते हैं डिस्कशन में, लगभग पूरा 1 दिन लगाते हैं। अगर 8 दिन की वर्कशॉप है तो 1 दिन लगाते हैं उस ट्रस्ट वाली बात पर। तो जिससे हर तरीके से जब क्लैरिटी होती है तो फिर टीम वर्क जो है उसकी नेचुरल आउटकम बननी शुरू होता है। जैसे ही ये क्लियर होता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा है, तो उसके बाद वो टीम वर्क बहुत स्वाभाविक हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि इसलिए हम उसको फाउंडेशनल वैल्यू भी कहते हैं, ट्रस्ट को फाउंडेशनल वैल्यू कहते हैं। अलौकिक व्याख्यान, सादर धन्यवाद। मैं मनु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और एक पौधा देके धन्यवाद प्रेषित करें रजनीश रोहरा जी का।
हैं।